तो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी भारतीय संविधान की विशेषताएं, ठीक है। उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान जो है वो कंटिन्यू हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, जैसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था प्रस्तावना क्या है, ठीक है। प्रस्तावना और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ हमने पढ़ा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वह देश होता है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र होता है। भारत 1947 के बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बन गया। दूसरा पॉइंट हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है। इसलिए इसे प्रोफेसर के एम मुंशी ने उसे क्या कहा है, भारतीय संविधान की कुंजी। तो प्रस्तावना में ये बताया जाता है कि भाई भारतीय संविधान क्या चाहता है, वो कैसे राज्य व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो तीनों पॉइंट को हम वापस रिपीट करते हैं। पहला जो पॉइंट भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रही थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बारे में हमने डिटेल से जान लिया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किसको कहते हैं। इसका मतलब भारतीय जो है देश, भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य मामलों में बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी अन्य देश का कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था संविधान की प्रस्तावना, जो कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना में जो है जितने भी जो शब्द हैं, जैसे लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, वो सारे उन सब का एक अर्थ होता है और वो हमारी भारतीय सिस्टम को कैसा बनाना चाहता है इसके बारे में प्रस्तावना में उल्लेखित है, ठीक है। कभी कभी इस पर चर्चा चलती है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, या उससे अलग है। तो कई बार समय समय पर ऐसे वाद उत्पन्न हुए। कभी सरकार, कोर्ट ने माना, न्यायालय ने माना कि संविधान प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग ही है, तो कभी ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अलग भाग है, ठीक है। फिर हमने बात की थी, तीसरे पॉइंट की बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, विस्तृत कह सकते हो, सबसे बड़ा कह सकते हो, विस्तृत या बड़ा संविधान। तो जैसे हमने बात की थी कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, ठीक है। हमने कनाडा की बात की थी, कनाडा में के संविधान में 147 जो है अनुच्छेद ही हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। तो दुनिया के किसी भी देश में इतने अनुच्छेद नहीं हैं जितने भारतीय संविधान में है। तो हमने बात की थी कि भारतीय जो संविधान में मूल जो संविधान था उसमें कुल 395 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद और 22 भाग, कितने भाग, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में बात करें 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। मूल संविधान में 8 ही थी, 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। तब 9वीं अनुसूची 1951 में पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद 10वीं अनुसूची 1952 में जोड़ी गई, 52वें संशोधन से जोड़ी गई 1985 में। फिर 11वीं और 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके, और ये 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियां जोड़ी गई। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अगर जैसे और भी इसमें संशोधन हुए हैं, लेकिन जो नए आर्टिकल जुड़े वो इनके साथ ही जुड़े, ठीक है। तो उन मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध रूप से देखें तो 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए, लेकिन जितने भी अनुच्छेद नए जुड़े वो सब इनके साथ ही जुड़े। जैसे 39, 39, 39A, 39B, ठीक है, 42, 42A, 42B, ठीक है, 45, 45A, 45B। तो जितने भी नए संशोधन हुए वो सब जो संविधान के अनुच्छेदों में जुड़े वो उनके साथ ही जुड़े। तो वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान में भी 395 अनुच्छेद थे, और पर अनुसूचियां जो थी वो 8 ही थी, ठीक है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्रमिक रूप से संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई। हालांकि आपसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा,
फिर भी अगर आप याद रखना चाहो तो 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो जुड़ी थी आपके 1951 में, पहले संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो 52वें संशोधन से। संविधान का जो 52वां संशोधन हुआ था ये हुआ था 1985 में। ठीक है, उसमें 10वीं अनुसूची जुड़ी थी। 11वीं व 12वीं ये दोनों अनुसूचियां जुड़ी थी 1992 में, जो 73वें व 74वें, यानी 11वीं तो जुड़ी थी, 11वीं अनुसूची जुड़ी थी 73वें संविधान संशोधन से, और 12वीं अनुसूची जुड़ी थी 74वें से। ये दोनों हुए थे 1992 में। ठीक है, तो अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब कहेंगे कि भारत का संविधान इतना विस्तृत कैसे हो गया? विस्तृत होने का सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जो संविधान है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसके समस्त अंगों का, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन सबका वर्णन करता है। इसलिए एक इतना विस्तृत संविधान हो गया है। विस्तृत संविधान होने का कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारों के समस्त अंगों का पूरा संपूर्ण वर्णन ये करता है। इसलिए भारतीय संविधान एक विस्तृत बहुत बड़ा भाग बन गया। प्रोफेसर हरिविष्णु कामत ने कहा भी है कि हमें गर्व है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, एक विद्वान हुए आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आइवर जेनिंग्स जो विद्वान एक राजनीति शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और हालांकि उन्होंने आलोचना भी की है। आलोचना इसलिए की है क्योंकि इतना हर एक अनुसूची जोड़ने का मतलब ये हो गया कि ये एक वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि इससे वकालत को बढ़ावा मिलेगा, इससे न्यायपालिका को बढ़ावा मिलेगा। हर शब्द जो है वो, हर शब्द की जो क्लियरिफिकेशन के लिए वो न्यायपालिका में जाएगा। तो ये वकीलों का स्वर्ग भी बताया, उन्होंने आलोचना भी की है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो आपसे पूछा जाए कि कौन से विद्वान ने कहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और बड़ा संविधान है? आइवर जेनिंग्स। ठीक है, हरिविष्णु कामत जो संविधान सभा के जो सदस्य भी थे, उन्होंने भी कहा है कि भारत का संविधान, हमें गर्व है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इन तीनों पॉइंटों को हमने वापस क्लियर कर लिया है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों है, क्यों कहा जा सकता है। कारण हमने बता दिया कि इतने अनुच्छेद, इतने भाग और इतनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, समय समय पर इसमें अनुच्छेद तो जुड़े, लेकिन अगर टोटल क्रमबद्ध रूप से देखें तब तो 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद हैं। लेकिन जितने भी नए संशोधन होकर के जुड़े इसमें अनुसूचियों में, अनुच्छेद में, वो सब इनके साथ ही जुड़े। इसलिए अनुच्छेद तो 395 ही है, 22 भाग हैं, और अनुसूचियां जो है मूल संविधान में 8 ही थी, वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान की जो चौथी विशेषता है वो है लिखित व निर्मित संविधान। चौथी विशेषता है लिखित व निर्मित। देखिए आपके सामने दो शब्द हैं, निर्मित संविधान। दो शब्द हैं, लिखित और निर्मित। दुनिया के संविधान दो तरह के होते हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान जो लिखे हुए हैं किसी पुस्तक के रूप में, और अलिखित संविधान वो हैं जो कहीं पर लिखे हुए नहीं हैं, बल्कि लोग उनका पालन नियमों के अनुसार करते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लैंड का संविधान। इंग्लैंड का संविधान जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है। अलिखित है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। इंग्लैंड में समय समय पर जो वहाँ की जो परंपराएं हैं
उन्हीं परंपराओं का अनुसरण सदैव से किया जाता है। उसका संविधान कहीं भी लिखित नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। लोग उन्हीं परंपराओं का अनुपालन करते हुए उसी के अनुसार होते हैं। जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री के चुनाव कैसे होते हैं, तो जो परंपराएं शुरू से चली आ रही है उन्हीं का वो अनुसरण करते हैं। वो इंग्लैंड का संविधान कभी भी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, दुनिया का सबसे जो पहला लिखित संविधान अगर बात करें जो लिखा हुआ है वो है अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। सबसे पहले जो लिखा हुआ संविधान कौन सा था? अमेरिका का संविधान। तो लिखित संविधान जो बाकायदा लिखा हुआ होता है किसी पुस्तक के रूप में, किसी किताब के रूप में। ठीक है, और निर्मित संविधान वो है जिसको किसी ने बनाया है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान लिखित कैसे है? क्योंकि बाकायदा इसमें पुस्तक के रूप में लिखा हुआ है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखित है। और निर्मित कैसे है कि भारत का संविधान को बाकायदा यहाँ के संविधान सभा ने बनाया था, तैयार किया था। हमने कैबिनेट मिशन की बात की थी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किस तरह चुनाव हुए और किस तरह पूरे 389 सदस्यों ने मिलकर के और भारत के संविधान को निर्मित किया, बनाया, लिखा। भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखित है, किताब के रूप में है। तो इसलिए भारत के संविधान को क्या कहा जा सकता है? यह संविधान लिखित और निर्मित दोनों है। ठीक है, दुनिया में सभी दोनों तरह के संविधान हो सकते हैं, लिखित और हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। तो आपको जानकारी रखना है, प्रश्न आ जावे कि दुनिया में कौन सा संविधान अलिखित रूप में है, तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है। इसका मतलब परंपराओं पर आधारित है। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण एक लिखित रूप में किया था। हालांकि वो सबसे छोटा संविधान भी है, तो उससे लिखित संविधान पहला अमेरिका का है। और भारत का संविधान आपको पता ही है, इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे और एक संविधान सभा ने इसे तैयार किया था। ठीक है, और बाकायदा पूरे भारत के जो अलग अलग प्रांतों से, रियासतों से जो निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य हैं उन्होंने भारत का संविधान तैयार किया था, इसलिए वो निर्मित भी है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित भी है और निर्मित भी है। ये चौथी विशेषता हो गई संविधान। पांचवी विशेषता जो है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। देखिए, ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। संसदीय शासन व्यवस्था होती कैसे? ठीक है, देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब दुनिया में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं होती है। दुनिया में 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं होती है। एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था ये होती है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध के आधार पर। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर 2 तरह की व्यवस्थाएं दुनिया भर में है। 2 तरह की शासन व्यवस्थाएं हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड, ब्रिटेन या इंग्लैंड। अब समझना यह है कि होता क्या है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंग जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। पहली बात, ठीक है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो सरकार के तीनों अंग हैं वो स्वयंप्रेरित होते हैं। तीनों अंग अपने अपने स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, तीनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है। नाम मात्र का व वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है,
तो अगर अध्यक्षात्मक की बात करें तो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका इसमें एक ही होती है। इसका मतलब जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में वही राष्ट्रपति ही एक पद होता है जो नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण वही है। वहाँ अलग अलग पद नहीं होता है, उसी में नाम मात्र की शक्तियाँ होती है और वास्तविक शक्तियाँ भी उसी में होती है। जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति ही नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान है और वही वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। यानी राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होते हैं। क्लियर है? जबकि इसके ऑपोजिट अगर संसदात्मक शासन व्यवस्था देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों कार्यपालिका का जो गठन है व्यवस्थापिका में से ही होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। कैसे कि भारत में कार्यपालिका है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, उसका गठन किस में से होगा? संसद में से होगा। संसद यानी व्यवस्थापिका, ठीक है। तो संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाएगा और यहाँ पर कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। संसद में उन्हें जवाब देना पड़ता है क्योंकि संसद में से ही वो बनती है। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वही अपनी सरकार बनाएगा, ठीक है। उसी का जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो अपनी सरकार बनाएगा और बाकी मंत्रिपरिषद का गठन उसी से किया जाएगा, वही करेगा, ठीक है। और समय समय पर उन्हें जवाब देना पड़ेगा, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका और जो व्यवस्थापिका है वो एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई होती है। तो पहली तो बात ये। और दूसरी बात, अध्यक्षात्मक में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका एक अलग अलग नहीं होती बल्कि एक ही व्यक्ति होती है, जबकि संस्थात्मक कार्यपालिका जो शासन व्यवस्था है वहाँ नाम मात्र का और वास्तविक कार्यपालक एक अलग अलग होते हैं। नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालक अलग अलग होते हैं। कैसे? भारत के उदाहरण से समझते हैं। भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका का उदाहरण है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति, सारी शक्तियां राष्ट्रपति की ही होती है। जब अनुच्छेदों को हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, लेकिन उनको वास्तव में करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद और इसके मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालक प्रधान होता है। संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों की सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। अगर बात इंग्लैंड की करें, जैसे हमने बताया था इंग्लैंड संसदात्मक संसदीय शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इंग्लैंड में जैसे भारत में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के समान इंग्लैंड में वहाँ का राजा या रानी जो होते हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान होता है। राजा के नाम से शासन होता है वहाँ, जबकि वास्तव में करता कौन है वहाँ पर इंग्लैंड में? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के कौन से पद के समान है? इंग्लैंड के राजा के समान। इंग्लैंड में राजा के नाम से शासन होता है। राजा या जो भी महाराजा या महारानी है उसके नाम से शासन होता है, यानी वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है। जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है वहाँ पे? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो विशेषता होती है वो एक संसदात्मक कार्यपालिका की विशेषता होती है। तो अब आप पढ़ोगे, आप बताओगे कि भाई भारत के संसदीय शासन व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में अध्यक्षात्मक के नहीं बल्कि किसके गुण पाए जाते हैं? कौन सी विशेषता पाई जाती है? संसदात्मक का। क्यों? क्योंकि भारत में जो पहला जो विशेषता है, जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है वो दोनों क्या होती हैं? भारत में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अभिन्न कैसे? कि कार्यपालिका का गठन किस में से किया जाएगा? व्यवस्थापिका में से, यानी संसद में से। भारत में संसद से ही प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का जो है गठन होता है। संसद यानी लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा वो अपनी सरकार बनाएगा। इसका मतलब दोनों अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए
हैं। ठीक है, तो ये विशेषता है, इसका मतलब संसदात्मक कार्यपालिका। दूसरी विशेषता भी है कि वह नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका जो है अलग अलग होती है। भारत में भी ऐसा ही है। भारत में भी नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण है मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होती है। तो इसका मतलब भारत में भी एक संसदात्मक शासन व्यवस्था है। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये चीज़ जानना जरूरी है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। और भी कई विशेषता होती है, लेकिन दो चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं होते बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इंग्लैंड में भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में से वहाँ के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं। पार्लियामेंट में जहाँ जिसको बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को, वो वहाँ का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसी में से बनेगी। भारत में भी, भारत की संसद में, लोकसभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसी पार्टी का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, और वही अपनी मंत्रिपरिषद का गठन लोकसभा और राज्यसभा में से ही करेगा। यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हुए कि नहीं। तो ये दो विशेषताएं मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है, और ये दोनों भारत में विद्यमान है, इसलिए भारत का जो शासन व्यवस्था है उसको हम क्या कह सकते हैं? संसदात्मक शासन व्यवस्था। तो दुनिया में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। अध्यक्षात्मक, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और दूसरा संसदात्मक शासन, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंग्लैंड। तो भारत में भी कौन से शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था को। यहाँ पर न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अलग अलग होते हैं, प्रधानमंत्री दो नाम मात्र वास्तविक अलग होते हैं, और कार्यपालिका का गठन यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन संसद में से ही होता है, वैसे ही राज्यों में भी ऐसा ही होता है। राज्यों में भी राज्य विधानसभा में से मुख्यमंत्री और राज्यपाल मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। राज्य विधानसभा में जिसको बहुमत मिलेगा उसी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री विधानसभा में से ही अपनी जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। तो न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है भाई, तो ये चौथी विशेषता होगी संसदात्मक या संसदीय शासन व्यवस्था। अब बात करते हैं अपन पांचवी विशेषता। तो ये चार विशेषताएं और पांच विशेषताएं होगी। अब हम बात करते हैं छठी विशेषता को, मौलिक अधिकार। व नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की शुरुआत में ही हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 व अनुच्छेद 32, ठीक है, 31वें को हटा दिया गया था। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के और 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका मतलब प्रत्येक नागरिक को मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार? 7। जबकि जो संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद जो पढ़ेंगे तो वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के आगे पढ़ेंगे हम। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 6 मौलिक अधिकार हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख है, यानी यहाँ का संविधान प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार देता है और वो अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त किए जाते हैं या दिए जाते हैं। उनको कोई नहीं छीन सकता, कोई भी सरकार नहीं छीन सकती।
ठीक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है न्यायपालिका, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हमारे यहाँ पर छठे प्रकार का मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। अर्थात कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अगर मौलिक अधिकार नागरिकों को उससे मौलिक अधिकारों से वंचित करता है या उस छीनता है तो छठे प्रकार के अधिकार यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय हमें वो हमारे अधिकार दिलाएगा। 5 प्रकार के लेख जारी करके और हमें हमारे अधिकार दिलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मूल अधिकार देता है। और मौलिक अधिकारों की जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे मौलिक अधिकार होते क्या हैं, ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक को 7 प्रकार मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार थे? 7 मूल संविधान में। वर्तमान में पूछा जाए कि प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में। कौन से भाग में? आपने पढ़ा है ना 22 भाग, तो कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में, ठीक है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक वर्णन है मौलिक अधिकारों का? अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तथा 32। 12 से लेकर के 30, 12, 13, 14, 15 इस तरह कंटिन्यू 12 से लेकर के 30 और अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस तरह प्रत्येक नागरिक को संविधान में इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगर बात कर ली जाए, पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए, तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन से संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। आगे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि संविधान कई जो प्रावधान हैं वो अन्य देशों के संविधान, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन करके और फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा जो संविधान तैयार किया था। तो उनमें से मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में? भाग 3 में। कौन से अनुच्छेदों से कहाँ तक हैं? तो इसका यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 30 तथा अनुच्छेद 32 अर्थात 31वां जो मौलिक जो संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व वे, आगे इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्यों को जो नीति बनाने के लिए संविधान द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि भी आप जो भी अपने प्रावधान करोगे, जो भी आप नीतियां बनाओगे और इन बातों को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में न केवल मौलिक अधिकारों का वर्णन है बल्कि राज्यों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं कि वो इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोग करके और जो है नीतियां बनाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का जो है अनुच्छेद जो 36 से लेकर के 51 तक। नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख है। कहाँ से उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक? 36 से लेकर के 51 तक। और नीति निर्देशक तत्व कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये ज़्यादातर प्रश्न आता है 1 नंबर, ठीक है। और नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित हैं? तो आप कहेंगे भाग 4 में। कौन से भाग में? भाग 4 में। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार वाला चैप्टर में। इससे अगला जो चैप्टर है तो आपको तो केवल ये याद रखना है कि भारतीय संविधान न केवल शासन व्यवस्था का वर्णन करता है, शासन व्यवस्था का उल्लेख करता है, बल्कि नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को नागरिक होने के नाते कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है। कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कौन कौन से अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 30
तथा अनुच्छेद 32। कौन से मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वर्तमान में मूल संविधान में जब संविधान बना था तब प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे? 7। वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। ठीक है, तो ये चीज़ें मौलिक अधिकार के बारे में होगी। इसके अलावा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। इसका मतलब संविधान राज्यों को भी ये निर्देश देता है कि आप जो कानून बनाओगे, जो नीतियाँ बनाओगे, उन नीतियों को बनाते समय इन बातों का ध्यान रखोगे, यानी इन को उल्लेख करते हुए आप नीतियों का निर्माण करोगे। उसी को कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब एक अंतर इसमें मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में एक अंतर भी है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। क्या है? वाद योग्य। इसका मतलब मौलिक अधिकार अगर नागरिकों से छीने जाते हैं तो आदमी जो है, व्यक्ति जिसका अधिकार छीने गए हैं, वो न्यायालय की शरण में जा सकता है। ठीक है, और न्यायालय हमें वो मौलिक अधिकार दिलाएगा, यानी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और जो है न्यायालय हमें अनुच्छेद 32 के तहत, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हमारे मौलिक अधिकार हमें दिलाएगा। इसका मतलब न तो कार्यपालिका हमसे मौलिक अधिकार छीन सकती है और न व्यवस्थापिका। अगर कोई शासन व्यवस्था या कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई व्यक्ति या दोनों में से कोई अगर हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकार को छीनते हैं तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और वो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे 5 प्रकार के लेख जारी करके। उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों का भी जो वर्णन है कि मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में भी यह है कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। अब इनमें से है भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। ठीक है, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं, अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, हालांकि मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ लेंगे, फिर भी अगर आपको जानना है तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार कौन से हैं? समानता का अधिकार पहला, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। आर्टिकल वाइज अगर हम पढ़ें, आर्टिकल आपके कोर्स में इतना डिटेल से नहीं है, फिर भी हम जब पढ़ेंगे तो उसको अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए? 6 प्रकार के। पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरे प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिखाई दे रहा है नीचे। धार्मिक स्वतंत्रता का चौथा प्रकार का मौलिक अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और जो 7वां जो जिसे हटा दिया गया है, 5वां जो है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठे प्रकार का जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कौन सा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में पूछे जाए तो वर्तमान में 6। और मूल संविधान में कौन कितने थे? मूल संविधान में 7 थे। कौन से संविधान? इसमें एक जो यहाँ पर आता था वो था संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में प्रत्येक नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 7 मूल संविधान में थे और वर्तमान में
6। कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं, अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32। ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, तो इन सब का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। फिर नीति निर्देशक तत्व भी अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इनमें राज्यों को ये निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा कि राज्य अपनी नीतियों का पालन करते समय, नीतियाँ बनाते समय या कानून बनाते समय इन नीतियों का पालन करेगा या इनका ध्यान रखेगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब अगर कोई सरकार उन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो अंतर हो गया ना कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 पॉइंट हो गए, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व। तो ये 6 विशेषताएं हो गई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। अब 7वीं विशेषता पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपके? अब इनके बारे में अगर डिटेल से जानें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनका एक सेपरेट टॉपिक है, अगला पॉइंट है, अगला जो चैप्टर है वो इसी से संबंधित है, उसको हम डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है समाजवादी राज्य। देखिए समाजवादी राज्य क्या होता है। सिंपल समाजवाद का पहले आपको अर्थ जानना जरूरी है कि समाजवाद कहते किसको है। दुनिया में 3 तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित। समाजवादी राज्य किसे कहते हैं? समाजवादी वह राज्य होता है जहां उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार या समाज का अधिकार होता है। नहीं बात समझो? उत्पादन और वितरण के साधनों पर, इसका मतलब सरकार प्रत्येक वस्तु का उत्पादन सरकार करती है, सरकार के निर्देशन में या सरकार के देखरेख में होता है। यहाँ इसका मतलब होगा कि सुई से लेकर के और बड़े हवाई जहाज़ तक हर वस्तु का उत्पादन सरकार के नियंत्रण में या देखरेख में किया जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में पंडित नेहरू चाहते थे कि समाजवादी राज्य स्थापित किया जाए। अब समाजवाद में भी 2 तरह के समाजवाद होते हैं। एक कठोर जो समाजवाद है, जैसे इंग्लैंड का जो चीन का जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ चीन में साम्यवादी समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद कठोर समाजवाद होता है, जहाँ पर उत्पादन के प्रत्येक कार्य सरकार के नियंत्रण में होगा, सरकार के नियंत्रण के बिना कुछ भी उत्पादन नहीं होता। जबकि भारत में जो समाजवाद अपनाया गया है वो समाजवाद अपनाया गया है लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। इसका मतलब इतना नियंत्रण नहीं है जितना चीन में है। ठीक है, उत्पादन और साधनों के कुछ वितरण में सरकार का नियंत्रण है, लेकिन कुछ साधनों को निजी हाथों में भी सौंप दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब हर एक वस्तु का उत्पादन सरकार नहीं करती है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है सरकार के नियंत्रण में होते हैं और बाकी जो कम महत्वपूर्ण हैं उनको निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के गुण देखने को मिलते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, इतना कठोर नियंत्रण नहीं है जितना चीन में है। तो हम, क्योंकि वहाँ का समाजवाद और हमारे समाजवाद में अंतर है। चाइना का जो समाजवाद है, साम्यवाद है, वो कठोर समाजवाद है। वहाँ पर प्रत्येक वस्तु सरकार के नियंत्रण में बनेगी। वहाँ ज़मीनों पर, मकानों पर, हर सब पर सरकार का नियंत्रण है।
किसी भी वस्तु का उत्पादन सरकारी नियंत्रण में होता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मतलब समाज नियंत्रण तो है, लेकिन कुछ इतना कठोर नियंत्रण नहीं है, कुछ उत्पादन के साधनों को निजी क्षेत्रों, निजी हाथों में सौंप दिया गया है। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार या समाज का अधिकार होता है, उसे हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन भारत में समाजवाद को अपनाने के साथ साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। प्रारंभ में पंडित नेहरू समाजवाद के पक्ष में थे और बाद में उनके बाद धीरे धीरे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी पूंजीवाद के भी कुछ जो है विशेषताओं को अपनाया गया। तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भारत का साम्राज्य कैसा राज्य है? समाजवादी राज्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी विशेषताएं हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।